वेलकम टू यंत्रिकी। आज यंत्रिकी के इस नए एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं जीएसटी के बारे में। जी हां, गुड्स सर्विस टैक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज हम किसी भी एग्जाम में, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं जैसे कि आईबीपीएस, एसएससी, एसएसबी, सीडीएस, इस तरह के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, इवन आईएएस एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो जीएसटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। इस बारे में हम एक विशेष एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे जीएसटी के बारे में। तो जानते हैं जीएसटी आखिर क्या है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को। तो आइए देखते हैं। 30 जून 2017 की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारे देश भारत में, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्थिक ताकत माना जाता है, हमने जीएसटी बिल को फाइनली क्लियरेंस दे दी और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया। जीएसटी के पीछे एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि पूरे देश में ये सबसे बड़ा टैक्स सिस्टम में परिवर्तन है और ये ऐसा परिवर्तन है जो 1947 के बाद सबसे जरूरी और अहम था, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे जटिल सिस्टम था वो टैक्स सिस्टम था। वो इतना जटिल था कि इसको समझना काफी कठिन हो जाता था और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हमारी सरकार ने ये मिलकर एक कदम उठाया जिसकी वजह से टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया जा सके, साधारण बनाया जा सके, लोगों को समझने लायक बनाया जा सके। और ऐसी उम्मीद है कि 2% इंक्रीज होगा जीडीपी में हमारा देश का ओवरऑल, जो आज हम देख सकते हैं कि 6% या 7% के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ऐसी उम्मीद है कि 2% इंक्रीज होगा कंट्री के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और ये एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स के जो रूल्स हुआ करते थे वो सारे एक साथ मिला दिए गए हैं और इसको मिला करके एक बहुत ही संजीदा टैक्स सिस्टम बनाया गया है जो कि नीचे से लेके ऊपर के हर तबके के लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और ये जो डिसीजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रात 30 जून 2017 की रात को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल लोगों के स्पेशल गेस्ट के प्रेजेंस में, जहां सबसे ज्यादा स्पेशल जो थे हमारे देश के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी भी मौजूद थे, हमारे देश के उपराष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवगौड़ा और विभिन्न पार्टियों के प्रमुख जैसे कि एनसीपी पार्टी के शरद पवार और हमारे बीजेपी के भी बहुत पुराने नेता जैसे कि आडवाणी जी और हमारे नजमा हेपतुल्ला, फिर अरुण जेटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे। और इससे जुड़ी और बहुत सारी रोचक बातें जो हम यहाँ जानना चाहेंगे। अब ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट टैक्स के जो सिस्टम थे, सेंट्रल जो केंद्रीय या जो राज्य की लेवल पे जो टैक्स सिस्टम हुआ करते थे जिससे कि किसी को भी कई बार टैक्स देना पड़ता था, उन सबको कंबाइन करके ये एक टैक्स सिस्टम बनाया गया है। तो अब इस सिस्टम को ऐसा हम कह सकते हैं, एक भारत एक टैक्स, वन इंडिया वन टैक्स। इस जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम का नाम कुछ इस तरह का दिया गया है क्योंकि सारे देश का टैक्सेशन सिस्टम एक क्लियर और ऐसा पैटर्न का हो गया है जहां पे लोगों को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि किसी भी चीज का दाम पूरे देश में एक हो, इसके लिए ये गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए ये प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू की जीएसटी आखिर है क्या। तो हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर, टैक्स को जैसे हम जानते हैं कि टैक्स को कर कहते हैं और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, और जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगता है। मतलब कि जो ये टैक्स ऐसा है जो सर्विसेज पे भी लगेगा और जो सामान आप मार्केट से जो खरीद रहे हैं, जिन गुड्स को आप खरीद रहे हैं, उन दोनों पे लगेगा।
GS2 लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा। तो पूरा देश एक बाजार हो जाएगा जो कि बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा होगा और ये लोगों को काफी आकर्षित करेगा, जिससे कि हम अपने देश में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकेंगे। तो लोगों को आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, नई नई कंपनियां और ये सारे हमारे देश में आएंगे, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और ये ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे एक्साइज जिसको कहते हैं, सेवा कर है सर्विस टैक्स, वैट मनोरंजन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जैसे आप फिल्म वगैरह देखते हैं, विलासिता अगर कोई चीज लग्जूरियस है तो उन चीजों पे, लॉटरी जो लोग खेलते थे लॉटरी टैक्स, ये सब जीएसटी के दायरे में आएंगे और इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा। तो अप्रत्यक्ष कर को एक ही ट्री के अंदर या एक ही पेड़ के अंदर लाने की कोशिश है जो सरकार ने जीएसटी के माध्यम से की है। और इसको लाने से पहले सरकार ने विभिन्न पार्टियों से बहुत सारे डिस्कशंस किए थे और उसमें बहुत सारे पहले भी चेंजेस लाए गए हैं और सबकी सहमति से ये टैक्स सिस्टम और ये टैक्स रिफॉर्म जो आया है इसको हमारे पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के जरिए चेंज करके लाया गया है। अब इसमें हम जानते हैं कि टैक्स या कर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रत्यक्ष कर जो कि हम सामने से देख सकते हैं, जो कि आप कई बार देते हैं, जैसे आयकर हो गया, कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिजनेस टैक्स हो गया, व्यवसाय कर जिसको बोलते हैं, धन कर है कि आपके पास कितना इनकम है, संपत्ति कितनी प्रॉपर्टी आपने रखी है, फिर नगर निगम हो गया, भू राजस्व कर हो गया, पूंजी लाभ कर हो गया, उपहार किसी को आप कुछ गिफ्ट देते हैं, तो ये सारे प्रत्यक्ष कर हैं क्योंकि ये वो कर है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वो वसूला जाता है कि जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, जिसके पास वो उपहार है, अगर वो उसका ओनर है तो अगर वो उसका मालिक है तो उसको वो टैक्स देना होता है। अर्थात वह कर जिसे आपसे सीधे तौर पे वसूला जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है। मतलब ये डायरेक्ट आप पे नहीं आएगा, मतलब कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। जैसे एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स बहुत सारे, अगर आप सीधा सा एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहां पे आपको सर्विस टैक्स लगता है, तो फाइनली वो सर्विस टैक्स पे कौन करता है? सर्विस टैक्स कस्टमर पे करता है। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए जो आपको हर समय पे करने होते हैं एज ए कस्टमर। मार्केट टैक्स हो गया, वैट भी अगर आप देखेंगे तो वैट अलग से जुड़ के आता है। एंटरटेनमेंट मनोरंजन, जो अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवीज देखने के लिए तो भी मनोरंजन टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स है, स्टैंप ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन के समय आप स्टैंप लेते हैं, स्टैंप ड्यूटी लेते हैं, तो वो सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपको अलग से देने पड़ते हैं। तो ये सारे जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो जीएसटी के दायरे में आने वाले हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि जीएसटी जरूरी क्यों है, तो वर्तमान भारत का जो कर ढांचा है बहुत जटिल है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से उसको सिंपल बनाने की कोशिश की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। ये दो विभिन्न हिसाबों से इसको पहले बनाया गया था कि अगर उत्पादन है और बिक्री करना है तो ये राज्य सरकार उसका जिम्मा उठाएगी। लेकिन अगर हम सेवाओं की, सर्विसेज की बात करें या उसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास था। तो इस कारण से देश में अलग अलग तरह के कर लागू थे और इससे जो देश की वर्तमान कर व्यवस्था थी बहुत जटिल थी, जिसका हम एक नतीजा देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग कर की चोरी करते हैं, वो कर देना नहीं चाहते क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है, उनकी एक मानसिकता बन चुकी है कि वो शायद जरूरत से ज्यादा कर सरकार को दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई कर 2 बार या 3 बार दें तो आपको ऐसा जरूर महसूस हो क्योंकि आपको फायदे कम होंगे, आपका मुनाफा कम होगा और कर आप ज्यादा दे रहे होंगे सरकार को। तो इस कर सिस्टम के माध्यम से सरकार ने इस तरह का एक इंतजाम, एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश की है जहां आपको कर एक भार न लगे, आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस हो और आप अपनी खुशी से कर देने में देश की प्रगति में हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त कर सकें। कंपनियां और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना मुश्किल होता है, इसीलिए ये सारी चीजों को काफी सिंपल बनाया गया, काफी महत्वपूर्ण तरीके से
इसमें बदलाव लाए गए, जिसकी वजह से लोगों को अब ये अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा लगने के लिए पहले लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है, ताकि वो इसकी महत्वता को समझें और देश के आगे बढ़ने में देश की सहायता करें। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे जीएसटी केवल अप्रत्यक्ष करों का एकत्रित करने का तरीका है। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगेंगे, उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। जीएसटी के लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी। संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी दो स्तर पर लागू है, क्योंकि भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है, सेंट्रल या स्टेट, तो इसमें दो तरह से अभी भी डिवाइड किया गया है। सीजीएसटी, सी से सेंट्रल हो गया तो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब राज्य वस्तु एवं सेवा कर। तो ये दो हो गए, एक सीजीएसटी, एक सेंट्रल जीएसटी हो गया और एक स्टेट जीएसटी हो गया। सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आईजीएसटी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, जो कि इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अकॉर्डिंगली लगेगा। आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से दो अलग भागों में बांटा गया है। अब अगर हम बात कर लें व्यवसायिक खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट से ले सकेंगे, जैसे इनका उपयोग हुए बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे। जीएसटी के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना होगा जिनकी वर्ष भर में कुल बिक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा है। प्रस्तावित जीएसटी में व्यवसायियों को मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार के टैक्स रिटर्न भरने होंगे, जिसमें इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और एकीकृत रिटर्न शामिल है। तो यहां आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा 3 तरह के फॉर्मेट बनाए गए हैं, जिससे कि अगर कोई बहुत ज्यादा सस्ते दामों में सामान लेके आता है और उसको बहुत ज्यादा महंगे दामों में बेचता है, तो वो उसका प्रॉफिट तो कमा सकता है, मगर वो अगर टैक्स की चोरी करता है, जब रिटर्न अगर फाइल करते समय, रिटर्न सबमिट करते समय, तो वो चोरी बड़े आराम से पकड़ी जा सकती है। तो अब ऐसा करना, जो लोग टैक्स की चोरी करते थे वो जीएसटी के इस रिटर्न भरने के फॉर्मूले से अब उनको दिक्कत आएगी। जिसका सबसे सीधा एग्जांपल हम ले सकते हैं, बहुत लोग चाइना से बहुत ही कम दामों में और सस्ते दामों में सामान लेकर इंडिया आते थे और यहाँ भारी मुनाफे के साथ उसको बेच देते थे। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता था कि हमारे देश की जनता चीजों को काफी महंगे दामों में खरीदती थी और ये सारा इकोनॉमिक फायदा होता था चाइना को। लेकिन अब ऐसा करने से जो लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से या चोरी से चाइना का सामान ले आके हमारे देश में बेचते थे, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनको हर चीज का ब्यौरा देना पड़ेगा। तो जब उनको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने कितना इनपुट कहां से खरीदा, कौन सा सामान खरीदा, तो उनकी चोरी ये पकड़ी जाएगी। तो अब उनको ये चाइनीज सामान लाने में दिक्कत होगी, या फिर उनको मुनाफा कम होगा तो अब वो चाइनीज सामान लाना कम कर देंगे, जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी और चाइना की अर्थव्यवस्था को एक करारा झटका लगेगा। अब आगे और बात करते हैं कि जीएसटी, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे बनाया गया है, तो इसमें क्या होता है अब इसमें जानते हैं कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एससीजीटी गुड्स और सर्विस टैक्स के ही पार्ट हैं, जो भारत में 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, जो कि आज है। राज्य के भीतर माल बेचने पे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तथा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। उदाहरण, यदि कोई राजस्थान के व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु पर जीएसटी की रेट 18% है, तो 9% सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी और 9% एसजीएसटी मतलब 9% राज्य सरकार को मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। और यदि माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है तो 18% की दर से आईजीएसटी लगेगा। तो ये आईजीएसटी हो गया पूरे इंडियन जीएसटी हिसाब से। तो ये फिर से डिवाइड हो जाएगा आधा आधा सेंट्रल और स्टेट के हिसाब से। तो जो उसको उपभोग करेगा जो स्टेट, वो आधा 9% उसका हो जाएगा, बाकी सेंटर का हो जाएगा। तो प्रॉफिट इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो कौन लोग होंगे जिनको जीएसटी के दायरे में आएंगे और जिनको उसमें फर्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का
या उससे कम सालाना कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। 1 से 20 लाख, मतलब 1 से अगर कोई 20 लाख रुपए तक का काम सालाना कारोबार करता है या उससे इनकम करता है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। पूर्वोत्तर और विशेष दर्जे वाले राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये सीमा 10 लाख रुपए होगी। ऐसे कारोबारी चाहे तो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको ये सारी डिटेल्स देनी होंगी, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां बाहरी देशों से सामान आता है चोरी से, तो इनको ये सारी चीजें डिटेल्स उनको देनी होंगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये सामान कितने का आया और कहां से, क्योंकि तस्करी के मामले में इन्हीं ऐसे प्रदेश हैं जहां से कि तस्करी पॉसिबल हो सकती है। तो इसलिए इसको उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट देना पड़ेगा और उनको ये फायदा भी मिलेगा, क्योंकि अगर उनका सामान और उनका काम अगर जेन्युइन होगा तो उनको फायदा भी पूरा मिलेगा। अब 2 से 20 लाख रुपए से ज्यादा विशेष दर्जे वाले राज्यों में 10 लाख रुपए के सालाना कारोबार करने वालों को जीएसटीएन पर अपने पैन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और 3 से मतलब 20 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 1.5 करोड़ रुपए से कम तक का सालाना कारोबार करने वाले 90% व्यापारी कारोबारी उद्यमी राज्य सरकार के नियंत्रण में आएंगे, जबकि बाकी 10% केंद्र सरकार के तहत कारोबारियों की चयन लॉटरी के जरिए होगी। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार करने वालों में आधे राज्य सरकार के अधीन होंगे, जबकि बाकी केंद्र सरकार के अधीन। कौन से कारोबारी किसके अधीन आएंगे इसका फैसला भी लॉटरी के आधार पर होगा। अब कौन कौन सी चीजें जो जीएसटी से बाहर है? शराब पूरी तरह से बाहर है। बकायदा संविधान संशोधन विधेयक में इसका जिक्र है। मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई के बाद पूर्व की तरह राज्य सरकारें आबकारी लगाती रहेंगी। मतलब वो जो टैक्स होगा वो सिर्फ राज्य सरकारों के लिए होगा, तो उसका फायदा राज्य सरकारों को होगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस अभी बाहर है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन तकनीकी तौर पे ये समझना जरूरी है कि ये संविधान में संशोधन के बाद हैं जो जीएसटी के दायरे में है, लेकिन जीएसटी का काउंसिल का फैसला है कि इन पर जीएसटी कुछ समय बाद ही लागू होगा। तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें उन पर कर लगाती रहेंगी, क्योंकि एक बार एक अगर सारी चीजों पे लगता है तो हो सकता है कि काफी चीजें महंगी हो जाएं। तो इसलिए सरकार ने इन चीजों पे अभी फैसला लेने के लिए इस थोड़ा वक्त लिया है। तो इन चीजों को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस इनको बाहर रखा है जीएसटी के दायरे से। तो जो अभी फिलहाल जो महंगाई थी या जिस दर से आप पैसा पे कर रहे थे वही सेम अभी भी फॉलो होगा और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उसी हिसाब से कर वसूलती रहेंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह बाहर है। तो अगर आपको स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे अगर आपसे कोई जीएसटी वसूलता है तो ये बिल्कुल गलत है। कोई शिक्षा के नाम से अगर आपसे जीएसटी वसूलता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जीएसटी से पूरी तरह बाहर हैं, जिससे कि लोगों को कोई कष्ट ना हो। अब आगे बात करते हैं। जीएसटी में टैक्स रेट्स तय की गई हैं और इन जीएसटी रेट्स को मोटे तौर पर 5 भागों में या स्लैब्स में बांटा गया है, जो है 0% जिसपे कोई चेंज नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगी। फिर है 5%, 12%, 18 और मैक्सिमम है 28%, मतलब 28% टैक्स जीएसटी लगेगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं ये भी हम देख लेते हैं। आवश्यकताओं और रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर कम टैक्स दरें रखी गई हैं। वहीं विलासिता जैसे लग्जरी की जो भी चीजें हैं उन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की रेट्स हाई रखी गई हैं। जीएसटी की अधिकतम दर 28% रखी गई है और करीब 19% वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी के बाद ज्यादातर वस्तुएं सस्ती होंगी, सेवाएं महंगी होंगी। अब कुछ ऐसी चीजों पे बात कर लेते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 0% टैक्स है। वह रोजमर्रा के सामान जैसे दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियां, हैंडलूम जैसे रोजमर्रा के सामान जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। लेकिन अगर हम वहीं सर्विसेज की बात कर लें तो सर्विसेज जिन पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, होटल्स और लॉजेस जहां पे कि जो उनका टैरिफ है अगर वो 1000 से कम का है तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इन सर्विसेज जो कि टैरिफ 1000 से ज्यादा का है तो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। अब वस्तुएं जिन पर
5% या 5% की दर से टैक्स लगेगा वो है ब्रांडेड फूड, जैसे ब्रांडेड पनीर खरीदते हैं, फ्रोजन सब्जियां खरीदते हैं, कॉफी, चाय, फिश, फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क, पाउडर, मसाले, पिज्जा, ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफ बोट्स जैसी वस्तुएं। और सेवाएं जिन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे रेलवेज, प्लेन्स में एयर ट्रांसपोर्ट हो गए, स्मॉल रेस्टोरेंट्स और जो कि 5% की कैटेगरी से कम होंगे, लेकिन उनका जो मेन इनपुट है जैसे पेट्रोलियम है जो कि जीएसटी से बाहर रखा गया है। वस्तुएं जिन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पैकेज ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन, सेलफोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12% के स्लैब में रखा गया है। लेकिन सेवाएं जिन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा वो हैं नॉन एसी होटल्स जिनका 1000 से ज्यादा का टैरिफ होगा, उन पर 12% नॉन एसी होटल्स, बिजनेस क्लास एयर टिकट्स 12%, फर्टिलाइजर्स, वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारे 12% की दर से इन पे टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जिन पर 18% टैक्स की दर लगने की उम्मीद है, जैसे जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेज, मिनरल वाटर, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज, केक, प्रिजर्व वेजिटेबल्स, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18% टैक्स लगाए जाने का निर्णय किया गया है। अब सेवाएं जिन पर 18% की दर से टैक्स लगेंगी उसमें से कुछ और ये हैं, एसी होटल्स, उन होटल्स में जहां पे कि शराब मिलती है, टेलीकॉम सर्विसेज जो भी आपकी मोबाइल सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज महंगी होने वाली हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ब्रांडेड कपड़े अगर आप खरीदते हैं, गारमेंट्स खरीदते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो वो सब 18% के टैक्स से आपको जीएसटी उस पे देना होगा। और वहीं पे अब अंतिम श्रेणी की बात कर लेते हैं जहां 28% की दर से टैक्स लगेगा, जैसे पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, च्युइंगम, गुड़, कोका कोला रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौका विहार को लग्जरी मानते हुए सबसे अधिक टैक्स लेने का फैसला किया गया है। और सेवाएं जिन पर आर्थिक दर के हिसाब से 28% टैक्स लगेगा, जैसे 5 स्टार होटल्स हैं वहां पे 28% टैक्स लगेगा, रेस क्लब बेटिंग, जो क्लब्स में रेस होती है उस पे बेटिंग जो करते हैं, जैसे कहीं हॉर्स क्लब है और वहां पे रेस हो रही है तो उस पे जो बेटिंग है उस पे 28% की दर से टैक्स लगेगा। सिनेमा में 28% टैक्स लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सोना चांदी के लिए विशेष दर 3% है, जबकि महंगी गाड़ियां, लग्जरी गुड्स वगैरह पर 15% की दर से अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। टैक्स से जो कमाई होगी उसका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी लागू होने की सूरत में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए होगा। अगर राज्यों को इनिशियल स्टेज में या शुरुआती दौर पे नुकसान होता है तो उससे जो कमाई होगी उस पे उनकी पूर्ति की जाएगी। अब उम्मीद है कि इस टैक्सेशन सिस्टम से करीब 50,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। तो उस कमाई के हिसाब से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जनहित में जारी सुविधाएं को मुहैया कराया जाएगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात यहाँ पे कि जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, क्योंकि जीएसटी रिटर्न फाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी जिससे कि कर में चोरी करने वाले लोगों को पकड़ा जा सकेगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। एक सामान्य टैक्स पेयर को जीएसटी में हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने होंगे और वर्ष के अंत में एक रिटर्न जो फाइनल रिटर्न फाइल होगा। इस प्रकार एक सामान्य टैक्स पेयर को वर्ष में करीब
37 रिटर्न फाइल पहले करने होते थे, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। कंपोजिशन स्कीम हो गया, ये छोटा हो गया। कंपोजिशन स्कीम छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका वार्षिक टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है। इस स्कीम के टैक्स पेयर्स के लिए सरल व्यवस्था होती है। इसके तहत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को हर 3 महीने में एक रिटर्न फाइल करना होगा और वर्ष के अंत में एक कंबाइंड रिटर्न भरना होगा। इस प्रकार कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर को आसानी होगी और वर्ष में केवल 5 ही फाइल करने होंगे, जबकि पहले 37 रिटर्न फाइल करने होते थे। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 बहुत ही सिंपल तरीके में सिर्फ 5 रिटर्न फाइल करने होंगे, क्योंकि ये क्वार्टरली हो गया तो हर 3 महीने में एक बार। तो टोटल साल भर में 3 महीने के हिसाब से और एक फाइनल जो कि 5वां हो जाएगा। तो केवल 5 रिटर्न फाइल करने होंगे। अब जीएसटी का आम लोगों पर प्रभाव, हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी जहां पे ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि लोगों को इससे बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा या उनको किसी तरह का फायदा नहीं होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्तमान में एक ही वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते हैं, लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। हालांकि इससे सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी। सेवाओं में लागत बढ़ने की वजह से ये आपकी जेब पे भारी पड़ेगा, लेकिन वस्तुओं की लागत में कमी आएगी, जिससे ये आपकी जेब हल्की हो जाएगी और आपको भार कम पड़ेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि पूरे भारत में एक ही रेट से टैक्स लगेगा, जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक जैसी हो जाएगी। जहां आप किसी भी पूरे भारत में रहेंगे तो चीजों की जो रेट होगी या जो उनका भाव होगा बिल्कुल एक सा होगा। और जीएसटी लागू होने से केंद्रीय सेल्स टैक्स जीएसटी में समाहित हो जाएगा, जिससे वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी। अब सेंट्रल आपसे अलग कोई टैक्स नहीं ले रहा है, तो इसलिए आपको एक ही टैक्स देना है और इसलिए वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। और अगर मैं बात कर लूं बिजनेसेस के हिसाब से, तो देख लेते हैं। वर्तमान में व्यवसायों को अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे वस्तुओं के उत्पादन करने पर उत्पादक शुल्क, ट्रेडिंग करने पे सेल्स टैक्स, सेवा प्रदान करने पे सर्विस टैक्स आदि। इससे व्यवसायों को विभिन्न प्रकार के कर कानूनों की पालन करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही मुश्किल एवं जटिल कार्य है। लेकिन जीएसटी के लागू होने से उन्हें केवल एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कानून का पालन करना होगा, जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आएगी। और जैसा मैंने पहले बताया कि इससे विदेशी कंपनियों को भारत एक बाजार नजर आएगा और वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे। उसके चलते चीजों का प्रोडक्शन हमारे देश में होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और चीजें सस्ती होंगी, क्योंकि जो चीजें हम बाहर से खरीदते हैं वो हमें महंगी, बाहर से बन के आती हैं वो हमें महंगी मिलती हैं। लेकिन अगर इसका निर्माण हमारे देश में होगा तो चीजें हमें काफी सस्ती मिलेंगी। तो हमारे दो प्रमुख फायदे ये हैं कि रोजगार उपलब्ध होंगे और चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो जीएसटी काफी फायदेमंद होगा। वर्तमान में व्यवसायी उत्पाद शुल्क व सेवा कर के भुगतान में बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट, खरीदे गए माल पर चुकाए गए कर का उपयोग नहीं कर सकता, और बिक्री कर के भुगतान में सेवा कर यानी सेवा पर चुकाए गए कर और उत्पादक शुल्क, खरीदे गए माल पर लगे उत्पादक शुल्क की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता। इस कारण वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है। लेकिन जीएसटी के लागू होने से व्यवसायियों को सभी प्रकार की खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, जिसका उपयोग वह बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे। इससे लागत में कमी आएगी और इस वजह से किसानों पे भी भार कम होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और हमारे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम किसी और टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। गुड बाय।